अशोक वानखेड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लुटियंस अड्डा में। प्रणाम। ये आज जो गतिविधियां देखने को मिली है और पिछले 2 दिनों से कहें जो गतिविधियां देखने को मिल रही है, ये देश के जिस राजधानी शहर में आप चले जाएं, खास करके बड़े शहरों की बात करें, ईडी की कार्रवाई चल रही है। और ईडी की कार्रवाई पटना में भी है। जेडीयू में सीधे नेता को नहीं घेर सकते तो उनके आसपास के पेरीफेरी के लोगों को घेरने की कोशिशें हैं। ममता बनर्जी स्पेन गई है तो उनके भतीजे को घेरा जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि आज इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में उन्हें शामिल होना था। जो इंडिया अलायंस की दिल्ली में शरद पवार के घर पर बैठक हो रही है, वो शामिल नहीं हो सके। संजय राउत का तो जमानत कैंसिल कराने ईडी पहुंची है। क्या लगता है आपको, संजय राउत के बहाने और पूरे विपक्ष को तंग करने की कोशिशों के बहाने संजय मिश्रा अपने आखिरी 48 घंटों में कौन सा संदेश देना चाहते हैं, कौन सी पारी खेलना चाहते हैं? वो अपने आखिरी 48 घंटों में यही बताना चाहते हैं कि वो आखिरी बॉल पे भी छक्का लगाने की ताकत रखते हैं और वो लगा के जाएंगे, क्योंकि उन्हें स्कोर बढ़ाना है। और मैं बार बार अभिषेक कई दिनों से कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव आते आते मुझे इंडिया के कई नेता जेल में जाते हुए दिखाई देंगे। ये जेल से चुनाव लड़ेंगे। ये बात अलग है कि नतीजे क्या आएंगे, इस पे बात नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात को जान गई है कि 2024 अब उनके लिए बहुत तकलीफ वाला मामला हो गया। ऐसे में अब अपनी लाइन तो बड़ी नहीं कर सकते, तो दूसरी की लाइन छोटी करने की शुरुआत काफी दिनों से शुरू हुई है। और इसी के तरतम्य में आप हर राज्य में देखिए, कौन सा राज्य है जहां एनडीए का घटक दल है और वहां शांति है। उत्तर प्रदेश में भी छापे हुए हैं अभी आजम खान और आसपास के लोगों पे, झारखंड में हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे। सभी दूर नोटिस जा रहे हैं, लगातार लोगों को घेरा जा रहा है। जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, अब चंद्रबाबू नायडू जब तक साथ थे तब तक ठीक था। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ सीबीआई का केस था, वो ढीला पड़ा हुआ था, लेकिन फिर एकाएक सीआईडी ने इस केस को फिर से टेकअप किया, घोटाले केस को। और सीआईडी ने घोटाला करने के बाद अब तो ईडी भी कूद गया उसमें, उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग दिख रहा है। कुल मिला के या तो डराओ या जेल भेजो, लेकिन ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अब लोगों को ईडी का डर खत्म हो गया। नेता ईडी का जब अरेस्ट हो जाती है, ईडी जब उठा लेता है तो उसका स्टेक बढ़ता है। आज चंद्रबाबू नायडू अरेस्ट होते से ही पूरे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लिए लोग रास्ते पे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी में सिंपैथी वोट जुड़ रहा है। वही महाराष्ट्र में हुआ। अजीत पवार को ले जाने के बाद अकेले वयोवृद्ध कैंसर से पीड़ित शरद पवार, किसी को नहीं लग रहा था कि किसके बाद क्या होगा, लेकिन वो शरद पवार इस उम्र में भी जिस हिसाब से निकल रहे हैं और उनके लिए जो लगातार भीड़ आ रही है खासकर युवकों की, वो इस बात को कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि जनता उनके साथ है। जनता गद्दारों के साथ नहीं। लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग जानते किसने भ्रष्टाचार किया, आपके बिहार में लोग जानते हैं भ्रष्ट कौन है और भ्रष्ट सजा भी पा रहा है। लेकिन फिर आप कुछ भ्रष्टाचारों को ये कह के गले लगाते हो कि वो कल तक भ्रष्ट था, अब आज हमारे साथ है तो भ्रष्ट नहीं है। तो इससे बीजेपी का स्टेक बहुत कमजोर हो गया। लेकिन संजय मिश्रा, आपने कहा कि 48 घंटे, आखिरी घंटे में भी यदि 2-4 को अंदर कर बैठे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आप आखिरी घंटे की बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, हम लोग देखते हैं कि छोटे शहरों में या दिल्ली में भी नाले की सफाई जब होती है तो उसमें डीडीटी का छिड़काव होता है। संजय मिश्रा ने तो ऐसी डीडीटी का छिड़काव किया कि कई पार्टियों से जो जितने ज्यादा वहां पर दिख रहे थे कथित रूप से भ्रष्ट लोग, राजनीति के नाले में उन्होंने ऐसी डीडीटी का छिड़काव किया कि वो डीडीटी का छिड़काव कीड़ा मारने के लिए होता है, भ्रष्टाचार मारने के लिए वो छिड़काव कर रहे थे। वो तो बकायदा इस नाली से उठाकर दूसरी नाली में लेकर चले गए। महाराष्ट्र में ही देखिए, नाली में नहीं, ये सारे कीड़े एक अच्छे पानी में जाके उसको नाला बना दिया। बीजेपी, जो खुशबू ठाकरे वाली बीजेपी मैंने देखी, पार्टी विद डिफरेंस, बीजेपी से वैचारिक मतभेद हो सकते थे, लेकिन बीजेपी में तानाशाही नहीं थी।
एक एक कलेक्टिव ग्रुप होता था। हमने अटल जी की सरकार देखी, अटल जी ने एनडीए की सरकार चलाई, सबको साथ लेके चले अटल जी। वहां तो कई ऐसी तो शिव जी की बारात थी, ऐसे टाइप के पॉलिटिकल नेता थे, लेकिन सबको लेके चले। लेकिन ये जो तानाशाही प्रवृत्ति से जो सरकार चलाने का प्रयास हो रहा है, और इसके चलते देश का सामाजिक ताना बाना, देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अब आने वाले भविष्य के क्या होगा, ये प्रश्न चिन्ह हर एक के चेहरे पे दिखता है। इसलिए ये 2024 तक की एक्सरसाइज मैं नहीं मानता। 2024 के बाद कोई भी सत्ता में आएगा तो उसको विरासत में मिलेगा क्या? 150 करोड़ लाख करोड़ का कर्जा, क्या करेगा वो? या ऐसा समाज जो व्हाट्सएप पे हत्याएं कर देता है, ऐसे पत्रकार जो हिंदू मुसलमान करने के लिए तुले हुए हैं और फरेब परोसते हैं, इस पूरे सिस्टम को इतना इतना गंदा हुआ है, कीड़ा लग चुका है। इसको साफ करने की क्या व्यवस्था है, सवाल ये है। और आने वाले लोग हर राजनीतिज्ञ जो अब सत्ता में आएगा केंद्र में, वो अपने लिए एक संजय मिश्रा ढूंढ के लाएगा। जी, पिछले 2 दिनों की गतिविधियों पर हम केंद्रित करें तो पिछले 2 दिनों से ही शुरुआत करते हैं। 48 घंटे पहले से संजय राउत की जमानत कैंसिल कराने संजय मिश्रा की ईडी पहुंची कोर्ट में जज शिव कुमार दिघे ने इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया। तो ये संजय मिश्रा बनाम संजय राउत की जंग, वो संजय राउत जो 100 दिनों के करीब जेल में रहे फिर भी नहीं टूटे, फिर भी वो उस डीडीटी के प्रकोप में नहीं आए और वहीं बने रह गए जहां पहले से बने हुए थे। ये जंग अब संजय मिश्रा बनाम संजय राउत की कहां जाकर रुकती हुई दिखती है? ये बीजेपी को डुबा के जाएगी महाराष्ट्र में। क्योंकि जितना आप लोगों को जेल में डालोगे उतनी वो सिंपैथी वोट उनके बढ़ रहे हैं, और बीजेपी का अपना वोटर भी खिसक रहा है उनसे। डर के माहौल से आप लोकतंत्र नहीं चला सकते। आपको लोकतंत्र में प्यार मोहब्बत की ही बात करनी पड़ती है। जी। लोग मजा आता, लोग साथ देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ईडी भले ही विपक्ष की ही लोगों पे हमले करे, विरोधी पार्टियों को ही करे, लेकिन सारे भ्रष्टों को जेल में डालते तो लोग नरेंद्र मोदी जी की वाह भी करते। और लोग ये भी बोलते, पहले बोलते थे लोग, हमने कहा कि विपक्ष को तो बोला ठीक है ना, अभी ये लोग साफ कर देंगे, और जब वो लोग सत्ता में आएंगे तो बीजेपी में से गंदगी निकल जाएगी। एक दिन तो ऐसा आएगा कि इस देश में साफ सुथरा प्रशासन होगा, सामान्य इंसान कह रहा है। लेकिन जब से ये हाका लगाने लगे ईडी को कि तुम हाका लगाओ और हम शिकार करेंगे गले में गमछा डाल के, उस दिन के बाद लोगों को इनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई एक फरेब लगने लगी, और ये सत्ता की लालच और सत्ता की भूख इतने बढ़ गई कि इस बढ़ी हुई भूख को देख के अब जनता भी भयभीत होने लगी। इसीलिए बीजेपी से दुराव है। इसीलिए जब ईडी पे कोई जाता है, अब जो लोग ईडी में गए जेल में रहे ना, लोग 1-1 साल रहे, देशमुख रहे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, बताइए आप, गृह मंत्री जैसा आदमी रहा, संजय राउत जैसा रहा आदमी जेल में, और फिर जेल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन एक मैसेज जाता है समाज में कि आप कितने पीछे पड़े हो किसी के। और यही अजित पवार, जिनके ऊपर 17,000 करोड़ के घोटाले का लफड़ा था, जिनके खिलाफ डॉक्यूमेंट लेके किरीट सोमैया और देवेंद्र फडणवीस कोर्ट जाते रहते थे, आज उन्हीं के साथ बैठ के चाय पीते हैं। तो या तो देवेंद्र फडणवीस की आत्मा मर गई होगी या किरीट सोमैया की आत्मा मर गई होगी। और यदि आत्मा जीवंत है तो ऐसी क्या मजबूरी है कि ये सारे भ्रष्टाचारियों को ढो रहे हैं।